नमस्कार। दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली बड़ी खबर संसद से जुड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट पर हंगामा जारी है। दूसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से है, जहां विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। और चौथी खबर दिल्ली से है, जहां इंडिया गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। पांचवी खबर बारिश से जुड़ी है, जहां देश भर में मानसून का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो ये 5 बड़ी खबरें, जिसमें पहली बड़ी खबर बजट पर हंगामा हो रहा है और दूसरी खबर यूपी में मानसून सत्र शुरू होने वाला है। और तीसरी खबर में आपको बताएंगे नीति आयोग बैठक का वॉकआउट। बता दें कि सदन में सियासी रण बिहार में देखने को मिल रहा है। ये चौथी खबर है। इसके साथ ही पांचवी खबर भी आपको बताएंगे, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में फिर से शुरू हुई। विपक्षी सांसदों ने बुधवार को लोकसभा में बजट का विरोध किया और राज्यसभा में वॉकआउट किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से गुरुवार को संसद के बजट सत्र में बजट पर चर्चा पर टिके रहने का आग्रह किया। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हुआ और 12 अगस्त को खत्म होने वाला है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को समझाते हुए कहा कि सांसद आसन से बहस या उसको चुनौती देने का काम कतई न करे। इससे सांसदों का भी सम्मान बढ़ेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि ये मानसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। इस सत्र में जो बजट पेश किया गया है, कल बजट पर चर्चा का पहला दिन था। देश देखना चाहता है कि बजट पर अच्छी चर्चा हो और सार्थक चर्चा हो, लेकिन कुल विपक्ष के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बजट पर बात की, जैसा भाषण दिया, वो बजट सत्र की गरिमा को गिराकर इन्होंने सदन का अपमान किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में लाइव जुड़ चुकी है। तनु, जिस तरीके से बजट पेश हुआ उसके बाद में लगातार सियासी सरगर्मियां चरम पर है और लगातार इसका विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए कल जिस तरीके से बजट पर चर्चा हुई थी, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और लगातार टेबल जो है वो पीटी गई और ये बताने की कोशिश की गई कि जो आप लोग कह रहे हैं, यानी कि जो निर्मला सीतारमण कह रही है या फिर जो बीजेपी के और मंत्री कह रहे हैं, वो गलत है। और साथ ही उन्होंने ये भी मैसेज देने की कोशिश करी कि बजट में मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया, किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा गया। उसके बाद आज देखिए किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट सामने आ गया और उन्होंने ये बात कही कि आप लोग जो है वो गरिमा को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप लोग जो है वो उल्लंघन कर रहे हैं हर चीज का, आप बात नहीं मान रहे हैं और आप पीएम को गाली देने का भी काम कर रहे हैं। विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगाया किरेन रिजिजू ने और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज देखिए सदन में बजट पर सिर्फ चर्चा कीजिए और किसी बात पर यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि चर्चा होनी चाहिए। ओम बिरला ने भी यही कहा कि आप गरिमा बनाए रखिए, साथ ही आप ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और जिस तरीके से राज्यसभा से वॉकआउट किया, उस पर भी ये बात कही गई है कि वॉकआउट करना कोई समाधान नहीं है, आप चर्चा कीजिए। तो देखिए लगातार वैष्णवी हमलावर है विपक्ष और प्रदर्शन भी लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी सीढ़ियों पर प्रदर्शन देखने को मिला और लगातार विपक्ष यही बात कह रहा है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। और आज देखिए जो ममता बनर्जी है वो भी पहुंच रही है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके वो इस बात पर डिस्कशन करेंगी कि जो बंगाल को जो फंड दिया है आपने, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम आप फंड दीजिए ताकि जो बंगाल की जितनी भी जो चीजें रन होती है वो अच्छे से हम लोग कर सके। तो देखिए सब में कहीं ना कहीं आक्रोश दिख रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे डिम्पल यादव हो, वो लगातार ये कह रहे हैं कि यूपी के लिए आपने नहीं सोचा, सिर्फ आपने आंध्र प्रदेश के लिए सोच लिया और बिहार के लिए सोच लिया, क्या हम आपके अपने नहीं है? तो लगातार विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है और अब आने वाले विधानसभा इलेक्शन में भी वैष्णवी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल।
बिल्कुल, विपक्षी दल लगातार इसका विरोध कर रहे हैं जब से बजट आया है, क्योंकि इससे पहले विपक्षी दलों के भी कई मुद्दे थे जो कि इस बजट में पूरे नहीं हुए हैं। और अगर बात की जाए तो एक गरिमा होती है संसद की, जिसमें सभी को चलना होता है, और इसी की वजह से ओम बिरला भी नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में क्या कोई कार्रवाई विपक्ष पर हो सकती है, क्योंकि लगातार वॉकआउट भी देखने को मिल रहा है, उनका प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल वैष्णवी, देखिए अगर हम पिछले सत्र की बात करें तो बहुत सारे सांसद ऐसे थे जिनको निलंबित किया गया था, और अब की बार भी देखिए वही तस्वीरें नजर आ रही है। हालांकि अभी जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अगर कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो लगातार इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और तमाम जो मुद्दे हैं उनको संसद में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से वॉकआउट की तस्वीरें आ रही है, ओम बिरला बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप संसद की गरिमा नहीं बनाकर रखे, अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो फिर देखिए बात कैसे हो पाएगी, डिस्कशन कैसे हो पाएगा। तो देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि ओम बिरला के द्वारा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, लेकिन फिलहाल विपक्ष ये चाहता है कि उसके जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो संसद में उठाए जाए। जिस तरीके से नीट का मुद्दा था, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आप जवाब दीजिए ना, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। और अब देखिए बजट का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया हुआ है, वो विपक्ष ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जनता के बीच में कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और ये सरकार जो है वो सिर्फ कुर्सी। बिल्कुल तनु, अब ये देखने वाली बात होगी कि जो बजट आया है उस पर आगामी दिनों में और क्या सियासत देखने को मिलती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 29 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 29 जुलाई से शुरू होने वाला यूपी का मानसून सत्र यूं तो दिन के लिहाज से बेहद ही छोटा है। यह सत्र 29 जुलाई से शुरू होकर 2 अगस्त को खत्म हो जाएगा, पर सियासी सरगर्मी के लिहाज से यह सत्र काफी जोरदार माना जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला विधानसभा का सत्र है जो होने जा रहा है। इस सत्र में अखिलेश यादव की जगह कोई और नेता प्रतिपक्ष का रोल निभा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली की संसद में विपक्ष आक्रामक होता हुआ दिख रहा है, उस कड़ी में यूपी का सत्र भी हंगामेदार होने के आसार है। विपक्ष ने इस सत्र में सरकार को अलग अलग सवालों पर घेरने की रणनीति शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के न रहने पर किसको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है और वो किस तरीके से सरकार को घेरते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। वहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट की है, उन बातों पर भी सदन में बयानबाजी हो सकती है। विपक्ष सरकार को पेपर लीक के मुद्दे पर भी घेरने के मूड में है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। वंदना जी, यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के कई मुद्दे हैं। क्या रणनीति है इस बार विपक्ष की? देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो 29 जुलाई मतलब सोमवार जो आने वाला है, इस सोमवार से शुरू होने जा रहा है। और यूपी का जो मानसून सत्र यूं तो बहुत छोटा सा होता है क्योंकि मानसून सत्र, लेकिन जो सत्र शुरू हो रहा है ये 2 अगस्त तक चलेगा, 29 जुलाई से 2 अगस्त तक। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले सियासी जो सरगर्मी है वो काफी जोरों पर है, क्योंकि 2024 चुनाव की बात करें तो उसके बाद ये पहला विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में अखिलेश यादव की जगह कोई और नेता प्रतिपक्ष का रोल निभा रहा होगा, तो ये एक बहुत दिलचस्प देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली की संसद में विपक्ष जिस तरीके से उत्तेजित हो रहा है, आक्रामक हो रहा है, दिख रहा है। वहां पे दिल्ली की संसद में भी वहां पे हंगामा चल रहा है, बजट को लेकर काफी सरगर्मी है। वैसे यूपी के सत्र में भी हंगामे के आसार हैं और कई ऐसे सवाल हैं इस सत्र में, अलग अलग सवाल को लेकर जो विपक्ष है वह रणनीति बना रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। अखिलेश यादव के ना रहने पर किसको नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है, वो किस तरीके से सरकार को घेरते हैं, अभी सबकी निगाह इस पर है। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में चली जो सियासी सरगर्मियां है, इसके बीच अलग अलग जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की है, उन बातों से सदन में बयानबाजी भी हो सकती है। विपक्ष सरकार को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेर सकता है। और साथ ही अभी पिछले दिनों जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस दौरान कई ऐसी बागी विधायक थे जो बीजेपी की तरफ चले गए थे समाजवादी पार्टी छोड़कर, तो उन विधायकों को लेकर भी सदन काफी बेहद खास होगा, क्योंकि जो बागी विधायक है सपा की तरफ बैठते हैं या भारतीय जनता पार्टी की तरफ बैठते हैं, ये देखना एक बहुत दिलचस्प होगा। और वहीं अलग अलग मुद्दों पर ये विधायक जो है किसका समर्थन करते हैं, ये भी एक रोचक वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अलग अलग समय पर ये साफ कर दिया था
कि जितने भी बागी विधायक है वे अपने पाले में लेने के मूड में कतई नहीं है। जो लोग बागी विधायकों को लाने की कोशिश करेंगे तो उनको भी वो पार्टी से जो है वो बाहर कर देंगे। और ये सत्र जो है ये इसलिए भी जरूरी है, खास है, क्योंकि मानसून सत्र में जो योगी सरकार है वो अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। 2024-25 का ये पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट के माध्यम से जो प्रयागराज, क्योंकि 2025 में वहाँ कुंभ है, कुंभ की तैयारियों को लेकर धनराशि कितनी दी जाती है ये खास है। वित्त विभाग जो है अनुपूरक बजट लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। वही केंद्रीय बजट में भी यूपी को भारी भरकम धनराशि मिली है। तो यूपी की कई योजनाओं को रफ्तार देगा ये जो अनुपूरक बजट योगी सरकार पेश करेगी। क्योंकि फरवरी में यूपी सरकार ने जो अपना बजट पेश किया था 2024-25 के लिए, तो 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। तो अब ये सदन सत्र शुरू होगा तो काफी दिलचस्प होगा, काफी हंगामेदार होगा। जी वैष्णवी, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं और कौन सी नई रणनीति है विपक्ष की जिस पर सत्र में हंगामा देखने को मिलता है। शुक्रिया आपका वंदना जी तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायक सवाल जवाब में नहीं आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार से सवाल कर मंत्रियों को घेर रहे हैं। काम अधूरा होने या काम बंद होने पर मंत्रियों को सत्ता पक्ष के ही विधायक घेरते हुए नजर आए। इधर सदन के अंदर विपक्षी जो शैडो विधानसभा चला रहे हैं उसमें अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल भी कर रहे हैं। सत्येंद्र राय मुख्यमंत्री की पिछली बातों को नाटकीय अंदाज में दोहरा रखे हैं। बिहार विधानसभा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग और टेबल गिराने की कोशिश पर जब अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने सख्ती से हिदायत दी तो विपक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। मुख्यमंत्री इस हंगामे को देख विधानसभा से निकल गए। इसके बाद विपक्षी दलों ने विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के सामने वेल में अपनी विधानसभा खुद की, इसमें महबूब आलम अध्यक्षता करने लगे। विपक्षी विधायक वही जमीन पर बैठ गए जबकि कुछ खड़े होकर इस सभा में शामिल हो गए। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के बार बार कहने पर भी ये बंद नहीं हुआ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से सत्र चल रहा है और ऐसा सत्र पहले कभी भी नहीं हुआ ये भी कहा जा रहा है, कैसा हंगामा सत्र में देखने को मिल रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जनता उनको चुनकर विधानसभा भेजते हैं और विधानसभा में वहाँ काम के लिए उनको प्रेरित करना, कोई भी चीज हो जनता के लिए उस बात को वहाँ पटल पर रखकर और वहां से निष्पादन करना, ये बात होती है। लेकिन जिस तरह से दोनों पार्टियां, मैं तो एक नहीं, मैं दोनों पार्टियां को कहूंगा, जिस तरह से एक बचपना हरकत होती है, इसे बचपना कहा जाए, इससे जनता के बीच कोई अच्छी संदेश नहीं जा रही है। जिस तरह से टेबल पर आ जाना, विधानसभा अध्यक्ष को कुछ बोल देना, उधर से सीएम को कुछ बोल देना, इधर राजद ने अपना प्रतिक्रिया देना, तो ये जो खेल है पहली बार हो रहा है और ये कल्चर मान रहा है कि हम इस तरह से करेंगे तो मेरी ये बात जनता सुन जाएगी, जनता और मेरे प्रति प्रेरित होगी। ये चीज चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है कि वो कैसे विधानसभा में किस तरह से सवाल जवाब करते हैं, एग्रेसिव होके करते हैं और वो जनता के बीच उसे शुभ संकेत मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो विधानसभा जो है वो वहां से जो भी समस्याएं होती है वह रखते हैं अपने अपने क्षेत्र के विधायक और उसको निष्पादन के लिए उसे अनुमोदित करते हैं। लेकिन वो बात दिख नहीं रही है। यहाँ तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से बच्चों की तरह कहा जाए, क्योंकि आम लोगों का कहना है कि ये हरकत अच्छी नहीं। कोई भी पार्टी हो, पक्ष विपक्ष हो, मुद्दे विशेष पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। और लेकिन इस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा के कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित कहीं से उचित नहीं है। जनता भी करता, जनता का भी कहना है कि मैं खारिज करती हूँ। लेकिन सवाल है कि ये ट्रेंड चला हुआ है, ये कल्चर एक कल्चर जो है, इस कल्चर को लोग आत्मसात कर रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वहां से जनता जिस प्रकार से उनको मेहनत से चुनकर विधानसभा। बिल्कुल धर्मेंद्र, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है इस सत्र में और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष लगातार सत्र में हंगामा कर रहा है और आरोप लगाता जा रहा है? विपक्ष का कहना है कि मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और पक्ष का कहना है कि मेरी बात हम जो कर रहे हैं वो उसको मानने के लिए तैयार है। ये गैपिंग होता है, ये गैपिंग है, ये आरोप नहीं है, गैप है। ये इनका कहना है जिस तरह से राजद विधायिका के साथ सीएम ने इस तरह से हरकत की वो कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन उनके पार्टी के ही लोग कहना था
कि जिस 2005 की बात की जिस तरह थी कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था और मेरी सरकार आई तो सम्मान दिलवाया, तो ये दोनों का बात एक दूसरे का पूरक नहीं बल्कि विरोधाभास है। और यही कारण है कि विधानसभा में टकराहट की स्थिति आ गई है और कोई बात नहीं है, रह गई मन, चूंकि विधानसभा चुनाव होना है 25 में। ये इस चीज को लेके दोनों पार्टियां इतनी एग्रेसिव है कि अपनी सारी हदें भूल जाती है। बिल्कुल, लगातार सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है धर्मेंद्र, और जिस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं और लगातार हंगामा हो रहा है। अब देखना होगा कि कौन से मुद्दे हैं विपक्ष उठाता है और मुद्दों पर इस सत्र में बात होती है या फिर नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार तेलंगाना करेगा। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है, राज्य की बकाया धनराशि भी जारी नहीं की गई है। इसके विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था। इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के कुछ नेताओं ने इसे सरकार बचाओ बजट तो किसी ने भेदभावपूर्ण बजट करार दिया। वहीं कांग्रेस ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया था। नीति आयोग की बैठक में कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। इसके बाद अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ इरफान हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। इरफान, नीति आयोग की बैठक होने वाली है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को इसमें आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होना भी जरूरी है, लेकिन विपक्ष के जो मुख्यमंत्री है, जो विपक्षी दल है, वो इस बैठक का बहिष्कार कर चुके हैं। हाँ वैष्णवी, जिस तरह नीति आयोग की 27 जुलाई को बैठक होने वाली है, जिसको लेकर अब विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह से बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो बजट पेश किया गया था, बजट में काफी निराशाजनक वो बजट बताया जा रहा है। विपक्ष के कई नेताओं का आरोप है 27 जुलाई को होने वाली जिस तरह नीति आयोग की बैठक है उसका बहिष्कार करने का कहीं ना कहीं फैसला लिया गया है। तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है, तेलंगाना को अनदेखा किया गया है। बजट में तेलंगाना के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया है। इसको लेकर तेलंगाना सरकार में कहीं ना कहीं नाराजगी है। विधानसभा सत्र में जिस तरह तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। नीति आयोग की बैठक में मैं आपको बताऊं, सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो सदस्य होते हैं, लेकिन अब गठबंधन की बात करेंगे, गठबंधन के कई नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे अन्य दल जो है विपक्ष है, वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि जिस तरह बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, बजट की शासित जो राज्य है उनको मान्यता दी गई है, लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है उन राज्यों को अनदेखा किया गया है। कई गठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया है, बताओ ये बजट कहा जा रहा है। बिल्कुल इरफान, तमाम तरह के आरोप हैं और कई मुद्दे हैं विपक्षी दलों के जिसको लेकर के बैठक का बहिष्कार किया गया है, लेकिन देखना होगा कि अब बैठक का क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश भर में मानसून का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जल भराव के चलते स्कूल और ऑफिस जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश भर में मानसून की बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारत के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा और गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। चक्रवाती परिसंचरण योग राजस्थान के मध्य भाग, गुजरात के कच्छ क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं अपतटीय ट्रफ रेखा दक्षिण गुजरात से उत्तरी केरल तट तक फैली हुई है।
तो मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और बाढ़ जैसी स्थिति भी इसकी वजह से बन रही है। क्या परेशानियां लोगों को आ रही है? बता दो, जिस तरह शनिवार से लेके अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही है और मुंबई कर वालों को काफी परेशानी हो रही है। ये बता दो, जिस तरह से मानसून विभाग से बात हो रही थी मेरे अधिकारियों से, उनका कहना है कि अभी भी मुंबई कर वालों की इससे निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 से 2 तारीख के बाद ही कुछ बारिश हल्का होगी। लेकिन पूरा मुंबई जलमग्न हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो पूरा महाराष्ट्र जलमग्न हो चुका है। आप यहाँ मुंबई की अगर पौष इलाके की बात करें तो अंधेरी सब्वे से लेके किंग सर्कल से लेके हिंद माता से लेके सभी जगह जगमग हो चुका है और मुंबई कर वालों को बहुत परेशानी हो रही है। मुंबई कर वाले जब सर्विस पे निकलते हैं क्योंकि उनको नौकरी पे जाना ही जाना है। एक बार स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा, लेकिन उनको नौकरी करने वाले, नौकरी पैसा वाले लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है। और मुंबई के लोकल ट्रेन जो मानी जाती है लाइफ लाइन, उसमें भी बड़ी दिक्कत हो गई। वहां भी जलमहल होने के बाद कल ऐसा हो गया कि मुंबई सेंटर पर शॉर्ट सर्किट होने के बाद चर्चगेट पे जितने भी लोग कर्मचारी काम करने जा रहे हैं उनको पैदल जाना पड़ा। मैं बता दूं, और ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इतना पैदल चल के, कभी कम से सैकड़ों के पैसेंजर पैदल जाके मुंबई सेंटर से चर्चगेट तक पैदल यात्रा करी और अपनी नौकरी को ज्वाइन करी, क्योंकि मुंबई कभी रुकती नहीं। जैसा कि मुंबई के लिए कहा जाता है कि मुंबई अपनी नौकरी पे था, क्योंकि उनकी ईएमआई चल रही होती, इनके फाइनेंस पे घर चल रहे होते, तो उनको नौकरी पे जाना जरूरी होता है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुंबई कर वाले काफी परेशान है। अभी भी मौसम विभाग से मेरी जब बात हो रही थी स्वदेश की, तो उनका यही कहना है कि अभी 1 और 2 तारीख तक अभी मुंबई से निजात नहीं मिलेगी और मुंबई पूरी तरह से जगमग हो चुकी है। और गरीब नीति झुग्गी झोपड़ियों की बात करूँ वैष्णवी, तो झुग्गी झोपड़ियों में पानी पूरी घुटने तक भर चुका है। उनके फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी सभी सब बेकार हो चुके हैं। तो मुंबई कर अभी पूरी तरह से बेकार हुआ। वहीं नॉर्थ की बात करें जहाँ एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और यहाँ पानी ने कहर डाल रखा है। ठीक है, बिल्कुल, लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थिति भी बन रही है और मौसम विभाग की ओर से भी आगामी दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राहुल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।